Hello friends, my name is SN and you are watching SN Ki Pathshala, where I make English literature a piece of cake for you. Friends, in this video, I am going to analyze another famous sonnet of William Shakespeare, that is Sonnet 66, titled as Tired with all these for restful death I cry. But before going to translation and summary, I wanna let you know the theme of this sonnet, and I also wanna tell you that what are the things which are making the poet's mind exhausted and taking him to wish for death. Though this sonnet is also dealing with the theme of mortality, but it has some other themes like injustice, grievance, that is disappointment, and ऑप्रेसिव गवर्नमेंट. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कैसे समाज में इनजस्टिस है, लोग इससे कितने दुखी हैं और पीड़ित हैं, तथा गवर्नमेंट जो है वो कैसे लोगों को ऑपरेस कर रही है. सिंस यह एक शेक्सपियरियन सोनेट है, यह आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है तथा इसकी राइम स्कीम ABAB CD EF एंड GG है. फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं स्टेंजा वाइज इसके मीनिंग को समझते हैं और ट्रांसलेट करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेंजा 1 को. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है हम ये भी समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से. लिखा हुआ है, टायर्ड विद ऑल दीज फॉर रेस्टफुल डेथ आई क्राई एज टू बिहोल्ड डेजर्ट अ बेगर बॉर्न एंड नीडी नथिंग ट्रिम्ड इन जॉलिटी एंड प्योरेस्ट फेथ अनहैप्पीली फोरसोन. इन लाइनों का मतलब समझते हैं. टायर्ड विथ, यहाँ जो वर्ड है टायर्ड विथ, इसका मतलब समझना जरूरी है. आखिर टायर्ड किस से? तो इसका मतलब पहले तो टायर्ड विथ का मतलब जो है वो है एग्जॉस्टेड या फिर डिस्गस्ट, मतलब परेशान हो जाना. ऑल दीज, वो ऑल कौन सी चीजें हैं? तो वह है लिस्ट ऑफ सोशल इविल्स, माना कि समाज में पनप रही बढ़ रही बुराइयां. फॉर रेस्टफुल डेथ आई क्राई, मतलब कि पोएट कहते हैं कि इन सब से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि अब मैं मृत्यु को पाना चाहता हूँ और चैन की सांस लेना, यहाँ तो सांस लेने कहते हैं कि चैन से अपना सांस त्यागना चाहता हूँ और अब मैं शांत होना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ. एज टू बिहोल्ड डेजर्ट, अब इसका मतलब क्या है? बिहोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है डिजर्विंग, यानी कि जरूरतमंद. जो लोग बहुत जरूरतमंद है उनको कहते हैं बिहोल्ड डेजर्ट. अब बेगर बोर्न, लेकिन वो यहाँ पर क्या है? जिनको जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं, वो बेगर बोर्न है. इसका मतलब बोर्न इन पॉवर्टी. बोर्न का मतलब होता है जन्म होना. कहाँ? पॉवर्टी में, गरीबी में. जिनको जरूरत है वो क्या है? गरीबी में उनका जन्म हुआ है और वो गरीब है. एंड नीडी नथिंग, और जिसको जरूरत नहीं है. नीडी नथिंग का मतलब क्या हुआ? हु नीड्स नथिंग. नीडी नथिंग का मतलब हु नीड्स नथिंग, उसको क्या हुआ? ट्रिम्ड इन जॉलिटी, मतलब कि अनडिजर्विंग गेट्स एवरीथिंग, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है. जिनको जरूरत नहीं है उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है. इससे हमें समझ में आता है. और आगे देखते हैं, आगे है आपका वर्ड, उसको समझते हैं. एंड प्योरेस्ट फेथ, इसका मतलब डिजर्विंग फेथ, जो फेथ को डिजर्व करता है, जो बिलीव करता है सही, जिसका फेथ जो प्योर है. अनहैप्पीली फोरसोन, मतलब कि अनलकीली और मिसफॉर्चून के कारण, मतलब कि दुर्भाग्यवश. फोरसोन का मतलब होता है बिट्रेड, धोखा दिया जाता है. जो लोग बहुत ज़्यादा फेथफुल होता है, किसी की बात को समझता है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको क्या किया जाता है? उसको ही धोखा मिलता है. मतलब अब इन 4 लाइनों का जो था उसको हम समअप करके समझते हैं इंग्लिश में, कि आपको लिखने में जो मदद मिले और आसानी से आप इसको लिख सकें. इन द फर्स्ट 4 लाइन Shakespeare says he is tired with everything, which makes him wish for death, to rest forever. He does not like seeing deserving people become poor beggar, and those who are rich and need nothing are dressed in fancy clothes and jewelry. And people's faith and sacred vows, मतलब कि पवित्र संकल्पना, इजिली ब्रोकन बाई सीइंग दिस, और इसको देख करके टूट जाता है. आगे के स्टेंजा 2 को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसको समझते हैं. एंड गिल्डेड ऑनर शेमफुली मिसप्लेस्ड एंड मेड इन वर्च्यू रूडली स्टम्पेटेड,
एंड राइट परफेक्शन रॉन्गफुली डिस्ग्रेस्ड एंड स्ट्रेंथ बाय लिंपिंग स्वे डिसेबल्ड। इसको हम लोग एक एक करके इसके भी लाइन को समझते हैं कि हमको ये अच्छे से समझ में आ जाए। बोल रहे हैं गिल्डेड ऑनर, इट मीन्स क्या है? शो ऑनर, यहाँ पर क्या है? सम्मानित करना। ऑनर यानी कि सम्मान दिया जाना। सेमफुली माने शर्मनाक तरीके से। मिसप्लेस्ड मतलब जब किसी को कोई सम्मान दिया जाता है, अभी वो सम्मान कैसा हो गया है? शर्मनाक हो गया है। उसका जगह जो सम्मान के लिए देना चाहिए जो चीज़, उसके जगह पर शर्म की चीज़ है, उस जगह को मिसप्लेस्ड का मतलब किस उसका स्थान ले रही है, क्योंकि यहाँ यह उसको दिया जा रहा है जिसको जो इसके लायक है ही नहीं, इसलिए वो शर्मनाक हो गया है। एंड मेडन वर्च्यू, मेडन का मतलब होता है अनब्लेमिस्ड, मतलब कि जिस पर कोई दोष न लगा हो, जो पूरा पवित्र हो, उसको कहते हैं मेडन। वैसे कुंवारी लड़कियों को भी कहते हैं। मेडन वर्च्यू यहाँ मीनिंग है कि अनब्लेमिस्ड, जिस पर जो पवित्र हो। रूडली स्ट्रम्पेटेड मतलब कि फोर्स टू बिकम होर, मतलब उसको फोर्स किया जाता है क्या बनने के लिए? वेश्या बन जाने के लिए। दो लाइनों को हम समझते हैं कि पहला में बताया गया कि क्योंकि यहाँ उसको वह सम्मान दिया जा रहा है, ऑनर दिया जा रहा है जो उसके लायक नहीं है, और जो पवित्र है, जो पूरा तरह से सही है, जिसकी पूजा होनी चाहिए, उसको फोर्स करके एक वेश्या बनने पर उस औरत को मजबूर किया जाता है। एंड राइट परफेक्शन रॉन्गफुली डिस्ग्रेस्ड। राइट परफेक्शन का मतलब हो गया सही, ऑनेस्ट परफेक्शन, जो ईमानदारी से लिया जाए, उसको क्या किया गया है? रॉन्गफुली यानी कि सिनफुली, पाप पूर्वक, क्रुएलिटी से डिसग्रेस्ड कर दिया गया, अपमानित कर दिया गया। डिसग्रेस का मतलब अपमान। एंड स्ट्रेंथ बाय लिंपिंग स्वे डिसेबल्ड। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ऐसा स्ट्रेंथ जिससे आपको सही करने का ज्ञान हो, वहाँ उस स्ट्रेंथ का बात हो रहा है, उस शक्ति का बात हो रहा है यहाँ पर। बट लिंपिंग स्वे का मतलब क्या है? बट वह दूसरे इविल के इन्फ्लुएंस में आकर के, लिंपिंग स्वे का मतलब किसी का इन्फ्लुएंस में आ जाना, इन्फ्लुएंस में आकर के अपने इस स्ट्रेंथ को खो देता है। इसी का मतलब समझिए कि एंड स्ट्रेंथ बाय लिंपिंग स्वे डिसेबल्ड। देखिए डिसेबल्ड पहले क्या है? कोई चीज एबल होना और उसका डिसेबल होना मतलब कि खो देना, उस चीज को आप ना कर सके। अब जो ताकत हमारे सामने थी, जो हमारे पास थी, वो दूसरों के प्रभाव में, यानी कि दूसरे बुरे लोगों के प्रभाव में आकर के वो भी अपना ताकत खो देती है। इसको समझ करके इसके मीनिंग को भी समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और इंग्लिश में आप लिखने के लिए इसके लायक बन जाए। द पोएट सेज इन दिस स्टेंजा, मतलब कि स्टेंजा सेकंड में, दैट honors are bestowed on those who doesn't deserve them, which is shameful. The poet also says that women who are unblemished, means pious, by their virtue, are forced to become whore or prostitute. Then he shows how innocent are slandered and wrongfully disgraced by the wicked or cruel, and strong people are disabled by weak authority, and art made tongue tied by authority, and folly doctor like controlling skill, and simple truth miscalled simplicity, and captive good attending captain ill. इसका भी मतलब समझना चाहिए। यहाँ पर आर्ट का बात किया गया। वैसे तो आर्ट का मतलब कला होता है, यहाँ पर जो है उसका समझते हैं आर्ट का एंड आर्ट मेड, यहाँ पर है स्किलफुल पर्सन। ऐसा मतलब कि जो आदमी आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब उसके अंदर स्किल्स हैं कुछ करने का, उसके अंदर नॉलेज है कुछ करने का, वो क्या होता है? टंग टाइट हो गया है, मतलब कि उसको चुप करा दिया गया है, उसके टंग को टाइट कर दिया, बांध दिया गया है, वो बोल नहीं सकता। जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, उसको चुप करा दिया जाता है बाय अथॉरिटी। किसके द्वारा? अथॉरिटी माने अधिकारियों के द्वारा, ऊंचे पद के लोगों के द्वारा। एंड फॉली, फॉली का मतलब स्टूपिड, मूर्ख, जिसको यहाँ पर बताया गया जो डॉक्टर लाइक कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी डॉक्टर। वे लोग जो मूर्ख हैं वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो डॉक्टर हो। कंट्रोलिंग स्किल्स मतलब कि स्किलफुल पर्सन है। यहाँ अब इस दोनों का लाइन का मतलब समझिए कि जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, उनको अथॉरिटीज के द्वारा चुप करा दिया जाता है, और जो लोग मूर्ख हैं,
जो ऐसा दिखाते हैं कि वो डॉक्टर के जैसा उनके पास ज्ञान है, वो ही कंट्रोल कर रहे हैं सारी स्किल्स को, मतलब कि सब कुछ को, जबकि उनके पास सच्चाई तो ये है कि उनके पास कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं। एंड सिंपल ट्रूथ मिस कॉल्ड सिंप्लिसिटी। एंड सिंपल ट्रूथ, और जो साधारण सा सत्य है उसको भी बदल दिया गया है, मिस कॉल्ड, कॉल्ड नहीं, मिस कॉल्ड, सिंप्लिसिटी। एंड कैप्टिव गुड अटेंडिंग कैप्टन इल। कैप्टिव गुड का मतलब क्या हुआ? हैव नो फ्रीडम। जो लोग कैप्टिव होते हैं उनके पास कोई आज़ादी नहीं होती है। गुड मतलब यहाँ गुड पीपल का बात किया जा रहा है, अच्छे लोगों का बात किया जा रहा है। अटेंडिंग का मतलब हो गया टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, किसी से कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना किसी भी कार्य को करने के लिए। कैप्टन इल का मतलब एन इविल पर्सन। यहाँ पर इल लिखाया गया इसलिए क्योंकि वो इविल है, सही नहीं है, सीन करते रहता है। पूरा मीनिंग समझते हैं इसको कि जो लोग चुपचाप है, कौन? जिनके पास नॉलेज है। किसके द्वारा उनको चुप कराया गया है? अधिकारियों के द्वारा। और जो लोग के पास नॉलेज नहीं है, जो दिखावा करते हैं, उनके पास आज वही सारे स्किल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो सिंपल जो ट्रूथ है उसको बदल दिया गया है। वो सिंप्लिसिटी का जो ट्रूथ का फॉर्मूला है वो बदल चुका है। अब कैप्टिव लोग, जो कैप्टिव है, जिनके पास कोई राइट नहीं है, वो गुड पीपल, जो कैप्टिव है किसी के अंडर में, जो गुड हैं, जो अटेंड कर रहे हैं किसी बैड आदमी के इंस्ट्रक्शन को, वो भी बाद में किसके द्वारा? कैप्टन इल के मतलब हो गया कि बैड आदमी के इन्फ्लुएंस में आकर के, उनकी बातों को मान करके वो भी बुरे बनते जा रहे हैं। इसको भी समाप्त करके इसके मीनिंग समझते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज दैट आर्टिस्ट आर सबड्यूड बाई करप्ट अथॉरिटीज and the stupid are in control of the wise people like a doctor over the sick, and the fact means truth regarded as simplicity and simple mindedness. Later he says that the good person are held captive by people who are evil and have no freedom. They have transformed by taking instruction from evils. ना आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे जो कपलेट है उसको देखकर समझते हैं हम लोग कि पूरा पोएम हम लोग को समझ में आ जाए। तो आगे है टायर्ड विथ ऑल दीज फ्रॉम दीज वुड आई बी गॉन सेव दैट टू डाई आई लीव माई लव अलॉन। मतलब क्या है टायर्ड? मतलब कि वेरिड, थक गया हूँ, अब मैं चला जाना चाहता हूँ। मतलब कि escape from it all, मैंने इन सब से भाग जाना चाहता हूँ। फ्रॉम दीज वुड बी गॉन का मतलब हुआ कि इन सब से दूर हो जाना चाहता हूँ। सेव दैट का मतलब यहाँ पर है, इसका मीनिंग बचाना नहीं, एक्सेप्ट दैट, किसी को छोड़ करके। किसको बताते हैं आगे। टू डाई, सेव दैट टू डाई, छोड़ करके किसको? इस क्रूअल दुनिया में किसको छोड़ करके? चलो दुनिया को छोड़कर मैं मरने जा रहा हूँ। और बोलते हैं क्या करते हुए कि उनको रिग्रेट है, पछतावा है किस बात के? आई लीव माई लव अलॉन। लव मतलब यहाँ पर केवल एक पर्सन का नहीं, जिन लोगों से प्यार करते हैं उन सबके लिए लगाया गया, बोला गया यहाँ पर इसका मीनिंग है आई लीव माई लव अलॉन का मतलब कि द ओनली थिंग दैट आई रिग्रेट लिविंग इज लव अलॉन। मतलब कि इतने सारे चीज़ों को सोच करके वो मर जाना चाहते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो फिर भी जिससे वो पछताते हैं, जिसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो क्या है? उनका लव। वही बात का उनको पछतावा रहता है इस दुनिया के में उसको छोड़ने के जाने का। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसको अभी समझते हैं कि कैसे इसमें बताया गया है। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बताऊं। इन द कपलेट द पोएट विलियम शेक्सपियर सम्स अप सब्जेक्ट ऑफ अबव 12 लाइन्स एंड गिव द आंसर व्हाट ही इज गोइंग टू डू बाय सेइंग दिस। मतलब कि वहाँ अब तक जो ही 12 लाइनों में जो भी सब्जेक्ट को, मैटर को उठाया था विलियम शेक्सपियर ने, उसको इन 2 कपलेट यानी कि 2 लाइनों में ही सम अप करेंगे और उसके मीनिंग को बताते हैं कि क्यों, आखिर क्या कारण है कि वो मरने जा रहे हैं, और क्या है जिसको छोड़ना उनको पसंद नहीं है, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं वो। द पोएट इज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड ऑफ सीइंग सच थिंग्स, सो ही विशेस टू लिव एक्सेप्ट दैट ही हैज़ ओनली वन रिग्रेट, that by doing this he will leave his love for the fair youth alone. love यहाँ पर कौन है उनका? the fair youth alone, उसको छोड़ करके जाना यही उनके लिए रिग्रेट का कारण है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी यह सोनेट भी एंड होती है। एंड इफ यू लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस then please let me know how is the video in the comment section below.
सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए तरीके से। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो है कि मैंने बहुत सारे पोएम्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के उसको अपलोड कर दिया है, और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि 1 से लेकर 154 जो सोनेट उन्होंने लिखा था उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने फॉलो किया है, कौन सा राइम स्कीम है, कौन सा थीम को यूज़ करते हैं वो सब, कौन से मीटर को यूज़ किए हैं, इस सारी चीज़ों को मैं अपनी एक वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर चुका हूँ। और इसलिए मैं इनको अब नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं बता रहा हूँ कि सोनेट क्या है, सोनेट किस प्रकार के पोएम को सोनेट करते हैं, सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देखें और उसे नॉलेज लें। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।